प्रकृति कितनी लुभावनी है। आखिरी बार कब आपने किसी फूल की खुशबू ली थी? यदि आपके पास हाल में किसी फूल की सराहना करने का समय नहीं था, तो आज आप एक वास्तविक उपहार के लिए तैयार है। आइए आवृतबीजी नामक पौधे के एक विशेष समूह पर करीब से नजर डालें। निश्चित रूप से आपने आवृतबीजी और अनावृतबीजी शब्द सुने हैं और आप दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर जानते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं अभी भी आपको एक त्वरित समीक्षा की पेशकश करूंगी। सबसे पहले आवृतबीजी में बीज एक अंडाशय में परिवृत होते हैं, अनावृतबीजी में बीज नग्न होते हैं। एक और अंतर यह है कि आवृतबीजी पुष्प नामक लैंगिक संरचना विकसित करते हैं, इसलिए उन्हें पुष्पीय पादप कहा जाता है। अनावृतबीजी बीजांड शंकु नामक संरचनाओं में विकसित होते हैं। एक और अंतर यह है कि अनावृतबीजी फल विकसित नहीं करते हैं और आवृतबीजी करते हैं। आवृतबीजी को पहचानना आसान है। याद रहे, कोई भी पादप जिसमें पुष्प हो, सूरजमुखी, गुलाब या डैफोडिल्स कुछ सामान्य आवृतबीजी उदाहरण है। आवृतबीजी में इन मेंढकों के आसपास के छोटे वुल्फिया और यहाँ तक कि यूकेलिप्टस के बड़े वृक्ष भी शामिल है। क्या आपने कभी यूकेलिप्टस तेल के बारे में सुना है? ये सैकड़ों उदाहरणों में से एक है कि कैसे आवृतबीजी हमें औषध, भोजन, चारा, ईंधन और कई अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं। अब पुष्प किस लिए है? पुष्प मूल रूप से पादप का प्रजनन अंग है। इसमें एक नर प्रजनन संरचना होती है जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का एक पतला रूप होता है और इन संरचनाओं के शिखर तक, जिन्हें परागकोश कहते हैं। परागकोश वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पादप के नर युग्म उत्पन्न करते हैं। निश्चित रूप से पुष्पों में मादा प्रजनन संरचनाएं भी होती है। आइए उन पर चर्चा करें। मादा समकक्ष पुंकेसर को स्त्री केसर कहा जाता है, जिसे अंडक भी कहा जाता है। स्त्री केसर में आप अंडाशय पाते हैं जो अंडाणुओं को ढकता है। बीजांड में मादा युग्मक होते हैं। हम बीज वाले कुछ आवृतबीजी फलों से परिचित हैं, जैसे धतूरा फल। लेकिन यह समझने के लिए कि वे कैसे बनते हैं, हमें निषेचन के दौरान होने वाली एक जटिल प्रक्रिया को करीब से देखना होगा। आवृतबीजी दोहरे निषेचन से गुजरते हैं, लेकिन ये दोहरा कैसे है? यह सब परागकोश से शुरू होता है, जहाँ लघु बीजाणुधानी नामक संरचनाएं होती है, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो पराग कणों में विकसित होती है, जिसे लघु बीजाणु भी कहते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि इनमें पादप का आधा आनुवांशिक प्रभार है। मादा प्रजनन संरचना में बीजाणु में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, जिसे गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने के बाद भ्रूण कोश में विकसित होती है। यह मादा युग्मक कोद्भिद है। भ्रूण कोश के अंदर हमें विभिन्न कोशिकाओं के कुछ समूह मिलेंगे। पहले 3 प्रतिव्यांसंत कोशिकाओं का एक समूह है, फिर मुख्य अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती है, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। और अंत में केंद्र में 2 ध्रुवीय केंद्रक है। ये सभी कोशिकाएं अगुणित होती है। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों युग्मकोद्भिद पीढ़ी का भाग है। इन प्रतिक्रियाओं का पूर्व निषेचन घटनाओं के रूप में जानते हैं। अब हमें किसी तरह पुष्प की मादा प्रजनन संरचनाओं तक पहुंचने के लिए पराग कणों की आवश्यकता है। आवृतबीजी में इसे परागण कहा जाता है और यह कई अलग अलग तरीके से हो सकता है। कुछ सरल होते हैं, जैसे हवा पराग कणों को चारों ओर ले जाती है। अन्य अधिक जटिल है, जिसमें कीट और अन्य जंतु भाग लेते हैं। जब एक भाग्यशाली परागकण एक स्त्री केसर तक पहुंचता है, तो यह किसी प्रकार की नली का निर्माण करता है। ये पराग नलिकाएं वर्तिकाग्र और वर्तिका से गुजरती है, जब तक कि यह अंत में बीजांड से नहीं जा मिलती। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 नर युग्मक निकलते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंडे की कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है। दूसरे के बारे में क्या? दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से बनने वाली द्विगुणीय द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है। वे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी कि PEN नामक कुछ उत्पन्न करते हैं। यह दोहरा निषेचन घटना आवृतबीजी के लिए अद्वितीय है और शायद यही कारण है कि वे इतने सफल हैं।
इन घटनाओं को निषेचन घटनाओं के रूप में जाना जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आइए देखें कि हम उस दिलचस्प फल को कैसे प्राप्त करते हैं। एक बार युग्मनज और पीईएन के बनने के बाद पहला भ्रूण बन जाता है। पीईएन एक त्रिगुणित रचना है और यह अंत में भ्रूण पोषण बन जाता है, जो विकास के पहले चरण के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सहाय और प्रतिव्यासांत कोशिकाओं को याद रखें। निषेचन के बाद वे अपरासित और अवशोषित हो जाती है। बीजांड अंत में बीज बन जाते हैं और अंडाशय फल बन जाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को पश्च निषेचन की घटनाओं के रूप में जाना जाता है। और जब हम बीजों का उल्लेख करते हैं तो आवृतबीजी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। उनके बीजों में बीजपत्रों की संख्या के कारण उन्हें इस तरह से कहा जाता है। तो एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री में दो होते हैं। यदि आप सोच रहे हैं तो बीजपत्र एक पादप की पहली पत्तियां हैं और बीज का अधिकांश भाग बनाते हैं। चक्र के ये चरण द्विगुणित है। उन्हें बीजाणु उद्भिद संतति के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये संरचनाएं एक नए पादप के रूप में विकसित होती है, जो नए युग्मज पैदा करने में सक्षम होती है। सारांश, चीजों को समेटने से पहले पुनर्कथन जैसा कुछ नहीं है। तो आइए देखें कि हमने क्या सीखा। अनावृत बीजी में नग्न बीजांड होते हैं, जबकि आवृत बीजी, जिन्हें पुष्प वाले पादप के रूप में भी जाना जाता है, में बीजांड होते हैं जो अंडाशय से ढके होते हैं। कुछ आवृत बीजी में सूरजमुखी, वेल्फिया और यूकलिप्टस के वृक्ष शामिल है। आवृत बीजी हमें औषध, भोजन, चारा, ईंधन और कई अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं। आवृत बीजी को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में बीजपत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री में दो होते हैं। पुष्पों में नर और मादा दोनों प्रजनन संरचनाएं होती है। नर प्रजनन संरचना को पुंकेसर कहा जाता है, जिसके शीर्ष पर पराग उत्पन्न करने वाले परागकोश होते हैं। पुंकेसर की मादा प्रजनन संरचना को स्त्रीकेसर या अंडप कहा जाता है, जहां अंडाशय बीजांड को परिबद्ध करता है। आवृत बीजी में निषेचन अद्वितीय है। इसे दोहरा निषेचन भी कहा जाता है, क्योंकि निषेचन की दो घटनाएं होती है। एक बार जब परागकण बीजांड से मिलता है तो दो नर युग्मक निकलते हैं। एक युग्मनज बनाने वाले अंडे को निषेचित करता है और दूसरा पीईएन बनाने वाले द्वितीय केंद्रक को निषेचित करता है। युग्मनज एक भ्रूण बन जाता है और पीईएन भ्रूणपोष बन जाता है। बीजांड बीज में विकसित होते हैं और अंडाशय फल में विकसित होते हैं। जीवन चक्र के अगुणित भागों को युग्मकोद्भिद संतति कहा जाता है, बाकी को बीजाणु उद्भिद संतति कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक पादप का जीवन चक्र जटिल होता है, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा। क्या होगा अगर हम कहें कि विभिन्न प्रकार के चक्र भी होते हैं? अधिक जानने के लिए तैयार हो जाइए व हमारे वीडियो देख रहे